हाँ भाई, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देना, जल्दी से फटाफट से। सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, आवाज आ रही सभी को? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो भाई, स्टार्ट करें क्लास को फटाफट से। जल्दी से बता दो एक बार। चलिए, तो स्टार्ट करें भैया। और हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के पढ़ रहे थे, तो क्या एक बार बताएंगे हम लास्ट में कहाँ तक पढ़ चुके थे? एक बार मैं देखूं, डाउनलोड में होना चाहिए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। चलो, बढ़िया तरीके से पिछली क्लासेस का रिवीजन करते जा रहे हो ना भाई, आप सब ये हैं? समझ रहे हैं, समझ रहे हो? पीछे की क्लासेस का रिवीजन करते जाना बढ़िया तरीके से ना, मस्त तरीके से। बढ़िया, आपके पेपर में चीजें फंसेंगी वहां से। भारत के पड़ोसी देश, हाँ जी, यहीं पर बात करेंगे हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, यहीं पर बात करेंगे, ठीक है? चलो, तो हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। इंडिया का भूगोल पढ़ रहे थे, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, है ना? आ जा भैया, आ जा। हाँ जी, चलो, तो भारत के पड़ोसी देशों में वन लाइनर भी दे दीजिएगा, ठीक है साहब? तो हम अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो हमने आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में बता रहे थे, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो हमने बताया था कि भारत के साथ स्थलीय सीमा जब साझा करते हैं, वो जो जिन देशों की बात करेंगे तो वे कितने? 7 देश हैं। इंडिया 7 नेबरिंग कंट्री विद अ टेरिस्ट्रियल बॉर्डर। टेरिस्ट्रियल बॉर्डर का मतलब है जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो वो कितने भैया? ठीक है, 7 देश हैं, याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर बात करेंगे कि भारत की जलीय सीमा वाले कितने देश हैं, तो भारत की जलीय सीमा वाले 2 देश हैं। भारत की जलीय सीमा वाले कितने देश हैं? तो भारत की जलीय सीमा वाले कितने देश हैं भैया? 2 देश हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है? चलो, अब 2 देश हैं, तो भारत की जलीय सीमा वाले 2 देश हैं, भारत की स्थलीय सीमा वाले कितने देश हैं भैया? 7 देश हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं इनके नाम आपको बता दूं। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या बता दूं भैया? इनके नाम आपको बता दूं कि कैसे कैसे भारत की कौन से देश हैं। जैसे जैसे अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि आप भारत के, अगर आप भारत के स्थलीय सीमा वाले देशों को देखना चाहो, स्थलीय सीमा वाले देशों को देखना चाहो, तो स्थलीय सीमा वाले देशों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो नाम आएगा इसमें पाकिस्तान का नाम आएगा। पाकिस्तान के बाद इसमें किसका नाम आएगा? तो इसमें अफगानिस्तान का नाम आएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद आ जाएगा नेपाल का नाम आएगा। नेपाल के बाद इसमें किसका नाम आएगा भैया? भूटान का नाम आ जाएगा। भूटान के बाद इसमें किसका नाम आ जाएगा भैया? बांग्लादेश का नाम आ जाएगा भैया। और ये नेपाल भूटान से ऊपर कौन है भैया? चीन है। बगल में कौन लगा है भैया? म्यांमार लगा है। कौन लगा है भैया? म्यांमार। तो ये जो 7 देश हो गए ना, कितने देश हो गए भैया? ये 7 देश हो गए। 3 और 3 6 और 1 7। 3 और 3 6 और कितने हो गए भैया? 7। तो ये 7 क्या हो जाएंगे भैया? ये भारत की स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हो जाएंगे भैया, ठीक है भैया? अच्छा, अगर हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा की, अगर बात करेंगे भारत की वाटर बाउंड्री की अगर बात करेंगे, तो भारत की जो जलीय सीमा वाले देश हैं, तो भारत की जलीय सीमा वाले 2 देश हैं। एक तो महत्वपूर्ण देश हो जाएगा श्रीलंका, दूसरा देश हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, जिसको हम कहते हैं मालदीव। क्या कहते हैं भैया? मालदीव। तो एक तो मालदीव और एक श्रीलंका। तो ये 2 प्रकार से, इस प्रकार से। तो भारत की स्थलीय सीमा वाले देश हैं, लैंड एरिया वाले देश हैं, वाटर बाउंड्री वाले देश हैं, ठीक है? इनके नाम भी याद रख लेना, इनके नाम भी आपको याद रख लेना। इतना बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं भैया, यह हमारा भारत है। यह अगर हम बात करेंगे तो यह अपन का यहाँ पे भारत है। और जब यह भारत है, तो इस भारत में ही यहाँ पर इस साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से लगा देखोगे तो आप अफगानिस्तान हो जाएगा।
यहाँ पे आप ये वाला हिस्सा देखोगे नेपाल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा देखोगे भूटान हो जाएगा, और इसके ऊपर ये पूरा हिस्सा हो जाएगा चाइना का हिस्सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा चीन हो जाएगा। यहाँ पे आप ये जो हिस्सा देखोगे तो यह हिस्सा म्यांमार वाला हिस्सा हो जाएगा, म्यांमार, है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ इस वाले क्षेत्र में अगर देखोगे तो इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटा सा देश हो जाएगा मालदीव। यहाँ पे आप देखोगे तो छोटा सा देश हो जाएगा श्रीलंका, क्या हो जाएगा, श्रीलंका। तो ये तो हो गए भैया सारे भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में। एक एक करके थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्या क्या जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है उनको यहाँ पे हम समझेंगे। बोलो स्टार्ट किया जाए। चलो, तो भारत के पड़ोसी देशों के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। चल सकते हैं, जितनी महत्वपूर्ण बातें बन सकती हैं उतनी महत्वपूर्ण बातें करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 14 अगस्त 1947। कब बना भैया ये, तो पाकिस्तान जो बना वो 14 अगस्त 1947 को बना, याद रख लीजिएगा। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी भैया इस्लामाबाद, इसकी राजधानी हो जाएगी। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रेड क्लिफ लाइन फॉर्म द इंटरनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बनाती है भैया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। ठीक है भैया, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बनाती है भैया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। बात क्लियर है, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। तो दूसरी बात ध्यान रखिएगा, लंबाई लगभग कितनी है, 3323 किलोमीटर की लंबाई। 5 राज्य इसके साथ सीमा स्पर्श करते हैं, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितने राज्य कितने किलोमीटर की सीमा है, 3323 किलोमीटर की सीमा है। 5 राज्य इसके साथ जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतना आपको याद रख लेना है। एडवांस पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को अगर आप थोड़ा और एडवांस पढ़ना चाह रहे हैं जैसे, तो आप यहाँ पे कुछ और चीज़ों को एडवांस पढ़ सकते हैं कि भाई ये बताओ सर कि पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से विवाद हैं। तो पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से विवाद हैं, अगर उनको भी हमको थोड़ा समझना है तो उनको भी थोड़ा समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं यहाँ पे समझना। अब आप देखना चाहो यहाँ पे भैया कि पाकिस्तान और भारत के साथ कई प्रमुख विवाद हैं। जैसे एक विवाद है सरक्रीक, दूसरा विवाद है सियाचिन ग्लेशियर, तीसरा विवाद है पाक अधिकृत कश्मीर, है ना। ये 3 विवाद हैं, ये 3 विवाद हैं, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। इसकी पीडीएफ मैं भेज चुका हूँ आपको, इसकी पीडीएफ भेज चुका हूँ। समय कम है, थोड़ा समझ ज्यादा लीजिए। पीडीएफ आपको मैं आपको पहले, ठीक है, भेज चुका हूँ आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो सियाचिन की बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, सॉरी, सर क्रीक की अगर बात करेंगे तो समझना ध्यान से, ये जो सर क्रीक है वो वास्तव में एक शब्द होता है क्रीक। क्या होता है, क्रीक, जिसका अर्थ होता है क्रीपिंग यानी रेंगना। यानी इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है रेंगती हुई भूमि। रेंगती भूमि का मतलब क्या है, एक दलदली भूमि। क्या, एक दलदली भूमि। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भारत का हिस्सा है रन ऑफ कक्ष, ये पाकिस्तान का हिस्सा है सिंध, सिंध जिला। इसके बीच में जो रेड रेड डॉट 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 यहाँ पर आपको एक क्षेत्र दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं सर क्रीक। इसको हम क्या कहते हैं भैया, सर क्रीक कहते हैं। यह एक रेंगती हुई भूमि है। क्या भैया, यह एक रेंगती हुई भूमि है, इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, है ना। तो अब ये रेंगती हुई भूमि है, ये सर क्रीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सर क्रीक एक दलदली क्षेत्र है। इट इज अ मार्सी एरिया। यहाँ पर पेट्रोलियम और मछली का पालन होता है। यहाँ पर पेट्रोलियम और मछली का पालन होता है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान के सिंध और गुजरात के कक्ष के बीच स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध और गुजरात के कक्ष के बीच में, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इस चीज को यहाँ पे समझ लीजिएगा। बोलो क्लियर है भैया, क्लियर भैया, समझ में आगे कि नहीं आगे बताओ।
जी क्लियर है, बताओ बताओ, यहां तक समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो हो जाएगा सर्करी के बारे में। कोई प्रश्न पूछा जा सकता है तो सर्करी क्या एक दलदली क्षेत्र है, पेट्रोलियम और मछली पालन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम और मछली पालन के लिए यहाँ पर ये चीजें जो है प्रसिद्ध है, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आगे चलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। आगे अगर चलेंगे तो दूसरा है कक्ष का रण। क्या दूसरा कौन सा है भैया? तो दूसरा हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, जिसको हम कहते हैं कक्ष का रण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कक्ष का रण। तो कक्ष का रण भी कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कक्ष जो है गुजरात का एक जिला भी है। यह एक प्रकार का दलदली एरिया है। इसका निर्माण सागरीय जल की गति से हुआ है। मतलब समझना ध्यान से, देखो क्योंकि समय कम है, 20 अगस्त का आपका पेपर है, इसलिए मैं आपको ध्यान से ज्यादा चीजों को पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं भैया, ये ग्रेट रन है ना, ये ग्रेट रन, ये लिटिल रन। क्या लिटिल रन और ये क्या भैया? ग्रेट रन है ना। ठीक है, एक मिनट आप इसको पढ़िए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो थोड़ा सा है ना, सब लोग आपस में बातचीत करते रहना, बस इतना इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, नोट्स का हो जाएगा, है ना। पढ़ना कोई मत, पढ़ना कोई मत, ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा? नमक का उत्पादन हो जाएगा। पर्यटन हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान 24 डिग्री अक्षांश के सारे कक्ष किरण का बंटवारा चाहता है। पाकिस्तान क्या चाहता है? 24 डिग्री अक्षांश के सारे कक्ष किरण का बंटवारा चाहता है। विवाद है क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि यह एक झील है, दलदली क्षेत्र नहीं है। यूएन ने कहा कि दो देशों की सीमा पर यदि कोई लेक है तो अधिकार दोनों देशों का होगा। 1968 में 10% पाकिस्तान को दिया गया और 90% भारत को दिया गया। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लो। बात क्लियर भैया? चलो नोट करो एक बार, फिर आगे बात करते हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलेंगे भैया, समझने की कोशिश करना। तो रण ऑफ कक्ष आपकी समझ में आ गया। रण ऑफ कक्ष को आप यहाँ पे एक मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। ध्यान रखिएगा, अब आ जाएगा पाक अधिकृत कश्मीर। क्या, जिसको थोड़ा छोटा कर देते ना, पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में बात करेंगे। दिखाई तो दे रहा ना आप सभी को। अब हम बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में बात करेंगे। अब पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में अगर बात करेंगे तो 1947 में पाक आक्रमणकारियों ने जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। बात हो कश्मीर के विलय की थी कि वह भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में। 1947 में जब देश आजाद हो गया, ध्यान रख लीजिएगा, 1947 में जब देश आजाद हुआ, मतलब भाई जब पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ, तो बात ये थी कि भाई जम्मू कश्मीर कहाँ शामिल होगा। तो अब दिक्कत ये थी, तो लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर लिया, ये जो आप ग्रीन ग्रीन हिस्सा देख रहे हो, इस ग्रीन ग्रीन हिस्सा पर क्या कर लिया, पाकिस्तान के इस हिस्से पर, पाकिस्तान के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। किसने भैया, भारत ने। भारत ने क्या कर लिया, पाकिस्तान के इस हिस्से पर क्या कर लिया भैया, कब्जा कर लिया। यहाँ के राजा हरि सिंह जो थे, याद रख लीजिएगा, राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विशेष शर्तों के साथ में संधि कर ली। राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विशेष शर्तों के साथ में संधि कर ली। राजा हरि सिंह उस वक्त जम्मू कश्मीर के राजा थे, और जो विशेष शर्त थी, वही विशेष शर्त तो धारा 370 के अंतर्गत आती थी, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट का, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, है ना, विशेष राज्य का दर्जा। अब जो जिसको धारा 370 को हटा दिया, जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया वही पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। बाद में एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा खींची गई है। बाद में एलओसी की लंबाई याद रखना, 742 किलोमीटर एलओसी की लंबाई है। यह जो लाइन है जिसको मैं खींच दे रहा हूं, यह एलओसी है। यह क्या भैया, यह जो लाइन है यह एलओसी लाइन, याद रख लीजिएगा। अच्छा, एलओसी के अलावा एक और लाइन है एजीपीएल लाइन, जिसको एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहते हैं। 110 किलोमीटर है, जो एनजे 9842 से इंदिरा कॉल को जोड़ती है। अब आप कहेंगे सर ये क्या मामला है, तो इस मामले को भी समझाते हैं। कैसे, याद रखना थोड़ा सा कि यहाँ पे जो ये रेखा है, ध्यान रखिएगा, जिसको व्हाइट व्हाइट से मैं ऐसे सीधा कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ जो रेखा, इस रेखा को तो हम कहते हैं क्या भैया, इस रेखा को तो हम कहते हैं एलओसी लाइन। क्या कहते हैं, एलओसी लाइन। लेकिन इस एलओसी लाइन से और जो भारत का पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल के बीच में एक रेखा, ध्यान रख लीजिएगा, जिस रेखा को हम कहते हैं एजीपीएल लाइन। एजीपीएल लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, 110 किलोमीटर की। किस किस को जोड़ती है, तो एजीपीएल लाइन एनजे 9842 एक पॉइंट है, उसको इंदिरा कॉल से जोड़ती है। इतना तो आप समझ सकते हो, इतना तो आप समझ सकते हो, इतना तो आप पढ़ सकते हो। बोलो क्लियर है, तो बस पढ़ते जाओ, समझते जाओ भैया, है ना, पढ़ते जाओ और समझते जाओ। और सरकारी नौकरी अगर चाहिए होती है ना, तो सरकारी नौकरी मेरे भैया कभी एक दिन की तैयारी में नहीं निकलती है। आप लोग अगर सरकारी अध्यापक बनना चाहते हो, इस बार भगवान करे खूब बढ़िया आपके नंबर आवे, खूब बढ़िया नंबर से आप पास होवें। लेकिन अगर अब आपके मन में एक विचार है कि मुझे सरकारी अध्यापक बनना है, तो तैयारी पूरी साल की जाती है, ना कि 6 महीने की जाए। तैयारी पूरी साल भर की जाती है। तैयारी सदैव कैसे की जाती है, तैयारी सदैव पूरी साल की जाती है, ना कि एक दिन में। अब आप लोग क्या सोचते हैं, अब आप लोग क्या सोचे, 20 अगस्त का आपका पेपर है, अब आपको ज्ञान दो तो आपको लगेगा अरे सर ज्ञान झाड़ रहे हो। लेकिन जब 20 अगस्त का पेपर है, इससे पहले आपने क्या 2 महीने हुए आपको तैयारी की है। बहुत से बच्चे, और बहुत से बच्चे में 80%, आपको ऐसे बता दूं 80%, 80% इस क्लास में ऐसे हैं जो 2 महीने की तैयारी करते हुए, उन्होंने, उससे पहले उन्होंने कई साल हो गए उनको पढ़ाई लिखाई छोड़े, या पढ़ाई लिखाई की भी होगी तो थोड़ा बहुत कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ लिया। अब वो 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं और अब इनके खलबली मची एकदम से कि नहीं सर अब मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। भैया पूरी साल तैयारी करनी पड़ती है, टेट, सी टेट, सुपर टेट, बी, जितने भी एग्जाम इनको पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है साल भर, तब जाकर के पेपर पास होते हैं। तो बस यही है ना, जब पेपर नहीं निकलेगा, ये एक चित्र दे रखा है, पढ़ लेना। जब पेपर नहीं निकलेगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी, मास्टर की। बोले साहब मास्टर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, है ना सर, पहले से पता नहीं था, पहले से ये तो पता था ना कि कब नूरी सभा भर्ती कभी ना कभी निकलेगी, ये तो पता था कि नहीं पता था, है ना। मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और मुझे पैसा मिलता है आपको पढ़ाने का। लेकिन सीटेट का पेपर अब 20 अगस्त को हुआ है, तो अभी ये फाइनल तो नहीं हुआ ना कि अगला सीटेट कब आएगा, लेकिन ये तो पता है ना कि अगला सीटेट आएगा तो जरूर, अगले 3 महीने में, 4 महीने, 5 महीने से आएगा ना, है। अब अगला सीटेट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये तो नहीं पता था ना, लेकिन होगा जरूर ये तो पता है। अगली बार बिहार में कोई ना कोई वैकेंसी तो निकलेगी, लेकिन अभी तो क्लियर नहीं है, अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो मुझे उसी तरीके से पढ़ाना होगा बस। और आप लोग कमेंट कर रहे हो भैया कि
बीपीएससी लेगा या जानकारी नहीं थी, सिखा कर मैं तो 2 साल से किताब नहीं छुई थी, अब बताओ कैसे काम चलेगा। और आप तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है ना। बीपीएससी लेगा, यूपीएससी लेगा, यूपीपीएससी लेगा, यूपी ट्रिपल एससी लेगा, कोई नया आयोग लेगा, बीपीएससी लेगा, आपका बीएसएससी लेगा, बिहार एसएससी, कौन लेगा, इससे कोई मतलब नहीं। लेगा तो पेपर ना, पेपर तो आपको सरकारी अध्यापक तो बनना है ना, तो इतना तो अपने दिमाग में रखा करिए, बस कहानी खत्म है। मुझे पता है मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ, जोगर भी पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कोई ना कोई भर्ती आएगी, कहीं ना कहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा। अब मैं ये इंतजार करूं, बोले नहीं जब टीजीटी की वैकेंसी आएगी तभी से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, तो फिर लोग मुझे भूल ही जाएंगे। तो उससे पहले अगर भर्ती नहीं आ रही है तो मुझे क्या करना होगा, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मेरे कोर्स बिकेंगे। बोलो, सिंपल सी बात बता रहा हूं, तो थोड़ा समझो भैया, ठीक है। चलिए, हालांकि पढ़े लिखे आदमी हो, आप 100 कहानी इसके पीछे समझा दोगे कि भाई साहब ऐसा होता था, भाई साहब ऐसा होता था, लेकिन एक भी कोई ये नहीं मानेगा कि हाँ साहब हमारी मिस्टेक है। अब हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। एक क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा से पूछता रहा, यहां से थोड़ा समझना कि यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। सबसे पहले हिमालय, जब आगे हिमालय को पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे काराकोरम श्रेणी के बारे में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बारे में पढ़ाऊंगा। फिलहाल समझ लो सियाचिन ग्लेशियर भैया के सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इट इज सिचुएटेड एट काराकोरम रेंज। दूसरी बात, यह दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर, इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर लंबाई है, लगभग 72-73, किसी किताब में 74 लिखी रहती है, कुछ चीजें और है ना। दूसरी बात याद रख लीजिएगा, यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ना। दुनिया का क्या है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इट इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन दी वर्ल्ड। बैटल ग्राउंड का मतलब, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पे भारत की सेना भी है, साइड में पाकिस्तान की सेना भी है, तो ऊपर है, सबसे ऊपर है ना, तो इसलिए सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सुभाष कुमार कह रहे हैं सर की टेलीग्राम आईडी क्या है? मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, SST बाई अनुपम सर, पूरा डाल लीजिएगा, SST बाई अनुपम सर, तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं भैया, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ का तापमान कितना रहता है? 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5700 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5700 मीटर है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। यह क्या भैया? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच क्या भैया? विवादित है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को यहाँ पे समझ लीजिएगा। बोलो, क्लियर है भैया? क्लियर है? बताओ यहां तक, है ना? ये बात क्लियर भैया? बताओ। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया, आगे समझेंगे ना। साल्टोरो श्रेणी से 2 भागों में बांटती है। इसका पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान तथा पूर्वी हिस्सा भारत के पास में है। साल्टोरो श्रेणी आपसे पेपर में पूछा जाए, सियाचिन ग्लेशियर को कौन सी श्रेणी 2 भागों में बांटती है? तो सियाचिन ग्लेशियर को साल्टोरो श्रेणी 2 भागों में बांटती है। इसका पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के पास में और इसका पूर्वी हिस्सा किसके पास में? भारत के पास में। पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के पास में और पूर्वी हिस्सा किसके पास में भैया? भारत के पास में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, साल्टोरो श्रेणी को भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। काराकोरम उच्च मार्ग पाकिस्तान तथा चीन के बीच में, पाकिस्तान तथा चीन के बीच में, ऊपर चीन है भारत के नक्शे में, नीचे काराकोरम है, उनके बीच में एक मार्ग है, काराकोरम उच्च मार्ग, सड़क मार्ग है, तो पाकिस्तान तथा चीन के बीच में। 1984 में काराकोरम उच्च मार्ग में खुंजरेव दर्रे से पाकिस्तान ने जापान के कुछ पर्वतारोहियों को भारत के श्यांकागुड़ी तथा गेसर ब्रुम चोटी पर चढ़ने की अनुमति दी। थोड़ा समझना, काराकोरम उच्च मार्ग में खुंजरेव दर्रे से पाकिस्तान ने जापान के कुछ पर्वतारोहियों को भारत के श्यांकागुड़ी पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि यह क्या है भैया? हमने मान लिया कि यह सियाचिन ग्लेशियर, ऐसे समझो, हमने मान लिया भैया कि यह क्या हो जाएगा भैया? तो यह हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। अब इसके बीच में हमने मान लिया कि ये क्या भी यहाँ पर, तो हमने मान लिया कि ये हो जाएगी भैया पे साल्टोरो श्रेणी। क्या हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी भैया पे साल्टोरो श्रेणी हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी? साल्टोरो श्रेणी हो जाएगी। और जब ये साल्टोरो श्रेणी हो जाएगी, याद रख लीजिएगा, साल्टोरो श्रेणी हो जाएगी, तो इसका ये जो ईस्ट हिस्सा है वो किसके पास है? भारत के पास में। इसका जो ये वेस्ट हिस्सा है वो किसके पास में भैया? पाकिस्तान के पास में। तो इसी वेस्ट हिस्से में क्या भैया? काराकोरम उच्च मार्ग ऐसे करके एक मार्ग जाता है, काराकोरम उच्च मार्ग, इसको हम क्या कहते हैं? काराकोरम, काराकोरम उच्च मार्ग। और जब काराकोरम उच्च मार्ग जाता है पाकिस्तान से चाइना की तरफ, इधर यहाँ पे दर्रा पड़ता है, खुंजरेव दर्रा। इस खुंजरेव दर्रे से पाकिस्तान के पर्वतारोहियों को चढ़ा दिया भारत वाले हिस्से में,
और भारत वाले हिस्से में कहां पर 2 चोटी थी, सियांग गोड़ी और गेसरब्रुम चोटी। तो जब चढ़ा दिया तो पाकिस्तान इसका अपोज तो करेगा ही करेगा, भारत अपोज करेगा इस चीज का, है ना। तो जब अपोज करेगा तो इसलिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया और ये आज भी विवादित है। उसके बाद क्या किया गया भैया, भारत के द्वारा भैया और ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, भारत की सेना के द्वारा उन पर्वतारोहियों को खदेड़ दिया गया, कुछ को सजा बंदी बना लिया गया, फिर बाद में सबको रिहा कर दिया गया और पाकिस्तान की आर्मी को पीछे हटाया गया, है ना। तो ये पूरा जो घटना कहलाई ऑपरेशन मेघदूत कहलाया था 13 अप्रैल 1984 को। उसके बाद ये काराकोरम पूरा का पूरा जो जो दर्रा है ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ऑपरेशन मेघदूत स्टार्टेड 13 अप्रैल 1984। इसके चलते पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर आज विवादित है। किस किस के बीच विवादित है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। ठीक है, चलिए क्लियर है, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये साल्टोरोस रेडी यहाँ पे समझना, ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अब एक एक करके देश के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, एक एक करके देश के बारे में बात करेंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, किसके बारे में बात करेंगे, देश के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करना। ये सब कुछ मैंने टाइप करके बहुत सारे नोट्स भी हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने टाइप की वो नोट्स भी मैंने कईयों को दे दिए, तो आप चाहो तो अपना ले सकते हो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है भैया, एक नंबर मैंने कमेंट में छोड़ा है, आप उसमें मैसेज भी कर देना। चलिए अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान के बारे में अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या भी है, तो अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा स्पर्श करता है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा स्पर्श करता ही ऊपर भैया। भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है भैया, याद रख लीजिएगा। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा स्पर्श करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। क्यों, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान नहीं था, पहले तो केवल अफगानिस्तान था, भारत और अफगानिस्तान, लेकिन बीच में पाकिस्तान बन गया। तो अब ये जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जबकि पहले यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। ठीक है, क्लियर है, बताओ। आपसे पूछा जाता है डूरंड रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो सर हेनरी डूरंड के द्वारा किया गया, जो एक कौन थे भैया, एक अंग्रेज व्यक्ति थे। ठीक है, कब निर्धारण किया गया, 1896 में निर्धारण किया गया। बोलो क्लियर है भैया। ठीक है, आगे बढ़े भैया, बताओ। चलो ये बात आप यहां पर समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देख सकते हो भारत और अफगानिस्तान को इस नक्शे से देख सकते हो। तो ये क्या अभी अपना पूरा भारत है, ये क्या अपना अफगानिस्तान है। तो ऊपर क्या भी है, ये क्या भारत का ऊपर लद्दाख, ये क्या भारत के ऊपर क्या है लद्दाख, और ये क्या भी यहाँ पे अफगानिस्तान, ये क्या यहाँ पे भी अफगानिस्तान है। तो ये क्या भी इधर हो जाएगा, ये अफगानिस्तान हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। इन दोनों से मिला जुला, इन दोनों से मिला जुला है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम नेपाल के बारे में, अगले देश के बारे में बात करेंगे, नेपाल के बारे में समझने की कोशिश करना। क्या बात करेंगे नेपाल के बारे में, नेपाल एक स्थलरुद्ध देश है, नेपाल इज लैंडलॉक कंट्री। नेपाल क्या हो जाएगा, एक स्थलरुद्ध देश है, याद रख लीजिएगा। यह एक बफर स्टेट है, यह क्या भैया, यह एक बफर स्टेट है। दो दुश्मन देशों के बीच स्थित देश बफर स्टेट कहलाता है। अगर दो दुश्मन देश स्थित होंगे, ध्यान रख लीजिए वो कैसे, है ना। जैसे ये इंडिया और ये ऊपर क्या है चाइना, दोनों दुश्मन कंट्री हैं, इनके बीच में क्या है नेपाल, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए इसको ध्यान रख लीजिएगा, हम क्या बोलेंगे भैया, इसलिए हम इसको याद रख लीजिएगा बफर स्टेट बोलेंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश। ठीक है, चलिए
कुमारी पूजा यादव का कमेंट है, कितना याद करें सर, हिस्ट्री ग्रो की वजह से मैथ से पढ़ाई की, फिर जनरल छोड़ दी, टीचर बनने को सोची, अब तो लग रहा है इससे अच्छा इंटर करके ग्रुप डी में ही नौकरी ले लेते। ठीक है, देखो ये तो है थोड़ा सा मतलब आजकल समस्या तो है नौकरी का जो मामला है, इसका नौकरी का चयन बड़ा मुश्किल से होना चाहिए, नौकरी का चयन बड़ा मुश्किल से होना चाहिए भैया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, भारत और नेपाल के बीच कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम क्या करते हैं भैया, सीमा स्पर्श करते हैं, याद रख लीजिएगा। भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद है, भारत और नेपाल के बीच क्या भी है, काला पानी विवाद है। अब आपसे पूछा जा सकता है काला पानी विवाद किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। अब आप समझ रहे होंगे कि काला पानी कोई नदी का नाम है, नहीं भैया, थोड़ा इसको भी समझो। काला पानी विवाद भारत ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में, नया राजनीतिक नक्शा कब आया, जब धारा 370 को हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से, और जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को विभाजन करके दो में बना दिया गया, है ना। कैसे दो में बना दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर को बना दिया गया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, एक जम्मू कश्मीर को स्वयं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यानी दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। क्या बना दिया भैया, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, समझने की कोशिश करना। तो जब दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए तो थोड़ा राजनीतिक नक्शा तो चेंज होगा, पॉलिटिकल नक्शा तो चेंज होगा। मैंने आपको शुरुआत के दिन में मैप के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको नक्शे के बारे में पढ़ाया था, मैंने बताया था एक तो होता है भी आपका भौतिक मानचित्र, एक दूसरा होता है आपका राजनीतिक मानचित्र, एक तीसरा मैंने बताया था जिसको हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र, बताया था नहीं बताया था, ये मानचित्र हमने आपको पढ़ाए थे। तो जब धारा 370 हट गई तो धारा 370 के बाद राजनीतिक नक्शे में परिवर्तन हुआ। तो काला पानी एक क्षेत्र का नाम है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने काला पानी क्षेत्र को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा दिखाया, नेपाल ने इसे अपने दार्चुल जिले का हिस्सा बताया। बस यही विवादित है भाई, कोई चीज कॉन्फ्लिक्ट या कोई चीज विवाद कब होती है, जब किसी एक चीज पर दो लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें। तो भारत अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं साहब ये तो हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, नेपाल कह रहा है कि नहीं भैया ये हमारे दार्चुल जिले का हिस्सा है। 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला हिस्सा दोनों देशों के बीच विवादित है, कितना भैया, 35 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है और वह इसके बीच में विवादित है, ध्यान रख लीजिएगा। 1962 से आईटीबीपी यहाँ पे तैनात है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस तैनात है 1962 से। यह ट्राई जंक्शन पर है, भारत नेपाल तिब्बत यानी चीन। ट्राई जंक्शन का मतलब ऐसी लोकेशन पर है कि यहाँ पे जिसका कंट्रोल होगा वो 3 देशों पर नजर रख सकता है भैया, है ना भैया, समझ रहे हैं। इट इज ट्राई जंक्शन। अच्छा दूसरी बात, 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तब से यहाँ पे आईटीबीपी तैनात है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये काला पानी विवाद आपको समझ में आ गया, ठीक है भैया। चलो, शिखा सिंह ने नेपाल को हिमालय का वरदपुत्र कहा था। जी हाँ बिल्कुल, हिमालय का वरदपुत्र उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल हिमालय की गोद में बसा हुआ है, बहुत ज्यादा हरियाली है वहां पर। अच्छा है ना, ठीक है ठीक है। संभवतः हो सकता है कि मैं मतलब मेरा ऐसा मन में आ चुकी है कि नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर थोड़ा एक प्लान बनाना, नेपाल में भी जाऊंगा घूमने के लिए। कौन से भैया, पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए। किसके भैया, पशुपतिनाथ के दर्शन करने। तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, भगवान शिव शंकर पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है नेपाल में, तो मैं वहां पर जाऊंगा संभवतः, है ना। ठीक है, चलिए एक एक चीज को समझते रहिए, एक एक चीज को समझते चलिए। ये देख लीजिए भैया यहाँ पे, ये देख लीजिए, ठीक है। यह आप देख रहे हैं भैया, यह है एरिया क्लेम्ड बाय नेपाल, जिसको काला पानी पूरा क्षेत्र है। यह जो इतना क्षेत्र है, यह इतना क्षेत्र है काला पानी, जिसको भारत बताता है अपने कहा भैया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा। नेपाल बताता है इसको अपने दार्चुल जिले का हिस्सा। और सो क्या हो गया भैया, विवादित हो गया। क्या हो गया भैया, विवादित हो गया। ठीक है, काला पानी ब्लैक वाटर, बहुत बढ़िया ने नूर जहां जी। काला पानी एक जगह का नाम है, उसको हिंदी में भी काला पानी लिखेंगे ऐसे, काला पानी ब्लैक वाटर। ठीक है, ऋतु जायसवाल के लिए वाह नूर क्या इंग्लिश मारी हूं मैं, वही तो कह रहा हूं, इतना अंग्रेज आदमी है भाई, हिंदी ढंग से पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, अंग्रेजी बाद में हो जाएगी। निज भाषा उन्नत है और सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के और मिटतन है को सूल।
अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, और पै निज भाषा ज्ञान के और रहत हीन के हीन। है तो अपनी भाषा के बिना कुछ नहीं है, अपनी भाषा को पढ़ लो। चलिए अब बात करेंगे भैया हम दूसरे पर, बात करेंगे भैया हम चाइना पर बात करेंगे। किसको बात करेंगे भैया? तो अब हम बात करेंगे भैया, हम बात करेंगे चाइना के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे चीन के बारे में, चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना के बारे में अगर बात करेंगे तो भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जैसे हमने पाकिस्तान के बारे में आपको बताया था 3323 किलोमीटर की मैकमोहन रेखा है। अफगानिस्तान के बीच में बताया था वो कोई खास रेखा है नहीं, छोटी सी 108 किलोमीटर की सीमा लगती है लद्दाख के साथ। नेपाल के साथ हमारी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, भाईचारा है, रोटी बेटी का संबंध मानते हैं हम नेपाल के साथ में, आप आ जा सकते हैं। लेकिन जब भारत से चाइना जाओगे तो भारत और चाइना के बीच में जो है 3488 किलोमीटर की एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया? हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, याद रख लीजिएगा। राज्यों के नाम याद रखना, राज्यों के नाम जरूर याद रख लेना, ये निश्चित तौर पे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। राज्यों के नाम याद रख लेना, ये निश्चित तौर से आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि भाई कौन से राज्य के साथ कौन सी सीमा लगाती है। पुराने समय में नेपाल तिब्बत पर आक्रमण करता था और चीन ने तिब्बत की मदद भी की। नेपाल क्या करता था? तिब्बत पे आक्रमण करता था, तो ऊपर चीन ने क्या कर दिया? तिब्बत की मदद की। कुछ समय के बाद चीन ने कहा तिब्बत से, बोले भाई नेपाल तुम पे आक्रमण कर रहा है, एक काम करो तो हमारे संरक्षण में आ जाओ, फिर नेपाल तुम पे आक्रमण नहीं करेगा। तो तिब्बत पर अधिकार कर लिया 1906 में, किसने? चीन ने। उस समय तिब्बत का एक शासक था जिसका नाम था माजू शासक। 1912 में उस समय शासक था माजू शासक। लेकिन 1912 में माजू शासक की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। 1906 में माजू शासक था और माजू शासक ने क्या कर लिया भैया? नियंत्रण कर लिया। किस पर भैया नियंत्रण कर लिया? तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। बाद में जब 1912 में माजू शासक की मृत्यु हो गई तो तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन कहते ना भैया कि आसमान से टपके खजूर में लटके। ब्रिटिश भारत में शामिल हुआ, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उधर से चाइना से स्वतंत्र हुआ, इधर भारत में अंग्रेज बहुत ज्यादा एक्टिव थे, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1914 में फिर मैकमोहन ने शिमला समझौता किया और तिब्बत का 1/2 हिस्सा। बाद में हेनरी मैकमोहन एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने शिमला समझौता किया। ये एक दूसरा शिमला समझौता, एक हिस्ट्री में भी शिमला समझौता आपको पढ़ाया जाता है। ये शिमला समझौता 1914 में हुआ था, जिसमें तिब्बत का 1/2 हिस्सा किसको दे दिया भैया? चीन को दे दिया कि बोले जाओ भैया तुम लेकर के इसको चले जाओ, ठीक है। 1/2 हिस्सा अपने पास रखा। बाद में क्या किया भैया? बाद में थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे ये हिस्सा है, अब ये तिब्बत वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा अगर मैं आपको बता दूं, ये इतना हिस्सा यहाँ पे इस साइड में पूरा का पूरा ये हिस्सा तिब्बत वाला हिस्सा है ना ये। तो पहले इसका क्या कर दिया? 1/2 हिस्सा दे दिया चाइना को, बोले जाओ भैया तुम ले जाओ, इतना हिस्सा हमारे पास छोड़ दो। तो इतना हिस्सा किसके कब्जे में था? भारत के कब्जे में था। लेकिन 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ तो भैया पर क्या कर लिया? पाकिस्तान, चाइना ने पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया, पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया, ठीक है। क्लियर बताओ? मैंने एक बार, ओके सर आपकी एनर्जी हाई रहती है हमेशा, धन्यवाद सोनालिका झा जी। पढ़ना तो पड़ेगा सर, पूजा है, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। सिखा मेरे, क्योंकि ये सवाल मेरा छोटा भाई पूछा था, स्वीट पोटैटो क्या होता है? बफर स्टेट भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है जी। थोड़ा सा जानकारी गैदर करिए, वो पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। चीन 1914 वाली मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, वह अरुणाचल प्रदेश के मध्य से जाने वाली रेखा को अपनाने की बात करता है, जिसे भारत नहीं मानता, जिसको भारत नहीं मानता। 1959 में दलाई लामा भारत की शरण लेने के लिए आ गए थे, इसलिए 1962 में आक्रमण हुआ चीन के द्वारा और कश्मीर के कुछ हिस्से पे और अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर अधिकार कर लिया चाइना ने, ठीक है। कश्मीर वाला आधिकारिक क्षेत्र को आज हम क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। चीन को दिया गया 1/2 हिस्सा स्वतंत्र तिब्बत के पास रहा। भारत और स्वतंत्र तिब्बत के बीच 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई।
1959 में चीन ने फिर से तिब्बत पर अधिकार कर लिया। अब मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में रही है। इंफॉर्मेटिव चीजों को पढ़ोगे तो हो जाएगा। अब बच्चा थोड़ा सा रैपिडली बात कर लेते हैं, भूटान के बारे में पढ़ लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है भारत के, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है जी। चलो, बांग्लादेश बचा हुआ है। इसकी पीडीएफ, जहां पर आप जो पेड क्लासेस आप देखते हैं वहां पर मैंने इसकी पीडीएफ ऑलरेडी लगा दी है, आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे मेरे दोस्तों। इसके बाद अगली क्लास है मेरी। आपकी क्लास अच्छी लग रही है तो भैया आप एक बार फीडबैक देके जरूर जाए क्लास आपको कैसी लगी, और कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।